हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन सेकंड का नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। संयुक्त पूंजी कंपनी। कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो और जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व है। सदस्यों से हटकर मतलब होता है कंपनी का अस्तित्व अलग होता है, सदस्य का अस्तित्व अलग होता है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है, यानी कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कहने का मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन जिसे अपन कहते हैं ना, वो है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है ना, जिसका अलग से वैधानिक अस्तित्व है। अलग से वैधानिक अस्तित्व का मतलब जिसका अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है। शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रण है। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है कंपनी में सदस्य के आने जाने आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी का गठन और समापन विधान के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं शाश्वत उत्तराधिकार। सार्वमुद्रण का मतलब सील। कंपनी की एक सील होती है जो कंपनी के सभी प्रपत्रों पर लगाई जाती है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होते हैं। ये 2013 का नया अधिनियम बनाया गया है, पहले 56 था, अब 2013 द्वारा शासित होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 20 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी से आशय उन कंपनियों से हैं जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में या इससे पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ये 2013 की कंपनी अधिनियम की परिभाषा है। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जिसका समामेलन का मतलब रजिस्ट्रेशन या तो 2013 के अंतर्गत हुआ है या इससे पहले वाले किसी अधिनियम, इससे पहले वाले मतलब 1956 के तहत है ना, या और किसी अधिनियम के तहत जिसका जो है समामेलन या रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं। अंशधारक मतलब शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर लेते हैं ना, वो कंपनी के स्वामी होते हैं। जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता जिन्हें अंशधारक चुनते हैं। निदेशक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, कंपनी का जो प्रबंध करते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको कौन चुनते हैं? अंशधारी चुनते हैं। जो शेयर लेते हैं ना अंशधारी, वो चुनते हैं। साधारणतः कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है, यानी स्वामी यानी अंशधारियों का नियंत्रण डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है ना। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिसे अंश या शेयर कहते हैं। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिसको क्या कहते हैं? अंश। जो शेयर नाम हम सुना होगा ना, वो से कहते हैं, जिसे एक अंशधारक किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित कर सकता है। यानी आपने शेयर खरीदे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन निजी कंपनी में इस तरह नहीं हो सकता है, यानी ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, ये मैंने आपको कंपनी के अर्थ के संबंध में कुछ बातें बताई, समझ में आ गया होगा। और निष्कर्ष के रूप में अपन यही कह सकते हैं, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। और कंपनी का समामेलन या तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या इससे पहले वाले अधिनियम के तहत इसका समामेलन हुआ है। और कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है, जिस छोटे छोटे अंश मतलब भागों में विभक्त होती है, जिसे हम शेयर कहते हैं। ठीक है, और कोई भी कंपनी जो अंशधारक होते हैं ना, वो शेयर दूसरों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है क्योंकि इसके सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है। ठीक है ना, और एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे भी कंपनी पर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तियों के समान ये सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए इसको कहते हैं कृत्रिम व्यक्ति, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि हम प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह ये नहीं कर सकती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है पृथक वैधानिक अस्तित्व। समामेलन रजिस्ट्रेशन के दिन से ही कंपनी का एक अलग पहचान मिल जाती है जो इसके सदस्यों से पृथक होती है, यानी सदस्य अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। इसकी परिसंपत्तियां, उसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों और देयताओं से पृथक होती है, यानी कि स्वामी मतलब शेयर होल्डर, उनकी संपत्तियों का कंपनी की संपत्तियों से कोई लेना देना नहीं होता है। कंपनी की संपत्तियाँ और जो देयता है वो अलग होती है
और देयता मतलब चुकाने जो है ना उनको पैसा, संपत्तियाँ दायित्व जो होता है ना वो अलग होते हैं, और स्वामी यानी अंशधारियों का अलग होता है। कानून व्यवसाय और इसके स्वामी को एक नहीं मानता, यानी कि दोनों को अलग अलग मानता है। तीसरा पॉइंट है स्थापना। कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली, खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसकी स्थापना करने से पहले कई प्रकार के प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं, कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है। यानी कंपनी की स्थापना इजीली नहीं होती है ना, इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। और कंपनियों का समावेशन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले वाले अधिनियम में होना अनिवार्य है। वे सभी कंपनियां जिनका समावेशन कंपनी अधिनियम 1956 या इससे पहले कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उन्हें भी कंपनियों की सूची में सम्मिलित किया गया। यानी 2013 और 56 का तो है, और 56 से पहले भी कोई अगर अधिनियम के तहत किसी कंपनी की स्थापना हुई है तो उसको भी सम्मिलित किया गया है। चौथा है शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है और कानून ही इसका अंत कर सकता है, यानी कि इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जब कानून की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी जिसे हम समापन कहते हैं ना, तभी इसका अस्तित्व जो है समाप्त होगा। इसमें सदस्य हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कंपनी का अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण। कंपनी के मामलों का प्रबंध और नियंत्रण निदेशक मंडल, निदेशक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व की होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी, यानी जवाबदेही किसको देनी पड़ती है? अंशधारियों को। जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जो कंपनी के स्वामी होते हैं, उनको जो है जवाब देना पड़ता है। और अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, यानी शेयर होल्डर रोज़मर्रा के काम में हस्तक्षेप नहीं करते या भाग नहीं लेते हैं। रोज़मर्रा के जो काम है वो प्रबंध निदेशक मंडल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दायित्व। हानि होने की स्थिति में कम सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है, यानी कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है। लेनदार अपने दावों का निवारण करने के लिए केवल कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं, और क्योंकि ऋण का भार कंपनी पर है न कि उसके सदस्यों पर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई अभी कि कंपनी का अस्तित्व और सदस्यों का अस्तित्व दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कंपनी को कितना भी नुकसान क्यों न हो, सदस्यों को सारा नुकसान चुकाने का दायित्व नहीं। सदस्य को कितना चुकाना है? जितना उन्होंने शेयर खरीदे हैं और जितना उनका बकाया है चुकाना, बस वहीं तक वो चुकाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अक्षय किसी कंपनी का अंशधारी है, उसके पास 10 रुपये वाले 2000 अंश हैं, जिन पर 7 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। 10 रुपये वाले 2000 अंश का मतलब इसका हो गया 20,000 रुपये, इसका है ना। 20,000 में उसमें 7,000 के 7 रुपये के हिसाब से 14,000 का उसने भुगतान कर दिया। यदि कंपनी को हानि होती है तो उसकी देनदारी कितनी रहेगी? 20 में 14 चुका दिया तो कितनी रहेगी? 6,000 रुपये रहेगी, और जो कि 2,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश से आदत है, यानी आउटस्टैंडिंग बकाया है। कंपनी की इससे और अधिक हानि के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कंपनी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उसको केवल कितने चुकाने हैं? 6,000 रुपये, ठीक है ना। 14,000 वो पहले चुका यानी जितने उसने शेयर खरीदे ना, उस पर जो पैसा बकाया है ना, बस वो ही चुकाना उसको, बाकी उसको चुकाने की पर्सनल संपत्ति से कुछ चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है सार्वमूल्यन। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, अपने नाम से हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार मुद्रा का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जो आधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। एक हस्ताक्षर के रूप में है कंपनी, है ना। कोई भी दस्तावेज या कोई भी कागजात पर अगर कंपनी की सार मुद्रा नहीं होती ना, तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं होती है। समझ में आया कि सार मुद्रा यानी सील लगाना जरूरी होता है, तभी कंपनी बाध्य होती है, अन्यथा कंपनी बाध्य नहीं होगी। एक तरह से कंपनी के हस्ताक्षर है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हस्ताक्षर हमारी तरह नहीं कर सकती है। अगला है जोखिम उठाना। कंपनी में हानि के जोखिम को सभी अंशधारक वहन करते हैं, न कि एक या कुछ व्यक्ति। जैसे एकल स्वामी में पार्टनरशिप में होता है ना, कि अगर कोई नुकसान होता है तो सभी उनको वहन करना पड़ता है, चाहे एकल स्वामी हो चाहे पार्टनर हो, ठीक है। वित्तीय कठिनाई के समय सभी अंशधारकों को कंपनी की पूंजी में अपने अपने हिस्से की सीमा तक ऋण में योगदान देना होता है। अतः हानि की जोखिम को बड़ी संख्या में अंशधारक आपस में बांट लेते। कहने का मतलब है, अगर पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर होल्डर, तो जब भी कोई नुकसान हो जाता है ना कंपनी को, तो सभी शेयर होल्डर पैसे को जो है जोखिम को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति पर इसका भार नहीं पड़ता है, ठीक है।
ये आपकी कंपनी के लक्षण जो है पूरे हो गए। अब अगला टॉपिक आता है कंपनी के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ है सीमित दायित्व। ये आपको मैंने बताया था, कंपनी में अंशधारियों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। सीमित का मतलब होता है अब जो जितने उन्होंने शेयर खरीदे ना, उसमें जितनी अदद राशि यानी जितना उनको पेमेंट करना बाकी है शेयर में, बस उतना ही उनका दायित्व होता है। उनकी पर्सनल संपत्तियों पर कोई दायित्व नहीं होता है, पर्सनल संपत्ति पे कोई आँच नहीं आती है। इस प्रकार से जो है ये कंपनी का लाभ है कि जो भी इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर रहते हैं ना, उनकी जोखिम क्या रहती है, कम रहती, क्योंकि उन कंपनी को चाहे भले कितना भी लॉस क्यों ना हो, उनको तो केवल उतना ही देना है जितने उन्होंने शेयर खरीदे, उसकी कितनी अमाउंट उनकी बाकी चुकानी वहीं तक देना है। ठीक है। अगला हितों का हस्तांतरण। स्वामित्व के हस्तांतरण सरलता से कंपनी में निवेश का एक अतिरिक्त लाभ, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को बाजार में बेच सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से रोकड़ में बदल सकती है। कहने का मतलब है, आज हमने शेयर खरीदे किसी कंपनी के, अगर हमें आवश्यकता नहीं, पैसे की ज़रूरत है, तो हम उनको आसानी से शेयर को बेच सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी शेयर होल्डर या अंशधारी अपने शेयरों को आसानी से जो है आदान प्रदान कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, जो जैसी उसकी इच्छा वो कर सकता है। ठीक है। अगला है स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसमें क्या है, सदस्य की मृत्यु होने पर, अवकाश ग्रहण करने पर, त्यागपत्र देने पर, दिवालिया होने पर, पागलपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु भी हो जाए तो भी कंपनी अस्तित्व रहते हैं। ठीक है ना। अगर कंपनी के सारे सदस्य भी अगर मर जाए तो भी कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का समापन जो है ना, केवल कानून के द्वारा ही, प्रावधानों के हिसाब से ही हो सकता है। यानी कंपनी की स्थापना और कंपनी का समापन कानून से ही होता है। सदस्यों के उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है विस्तार की संभावना। संगठन के एकल स्वामित्व साझेदारी की तुलना में कंपनी के पास वित्त प्राप्त करने के कई स्रोत हैं, क्योंकि कंपनी जनता से तो धन की व्यवस्था करती है। जनता से धन की व्यवस्था का मतलब शेयर जारी करके, जो आम लोग होते हैं ना, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो इस प्रकार से जनता से तो पैसा लेती है शेयर के रूप में, और बैंकों से, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण ले सकती है, क्योंकि इसमें कोई कंपनी के जो है संसाधन ज़्यादा होते हैं, तो कोई दूसरे बैंक वगैरह भी इनको आसानी से लोन वगैरह दे सकते हैं। और इसमें क्या है, निवेश करने वाले जो अंशधारी होते हैं ना, उनका भी झुकाव ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका दायित्व क्या होगा, सीमित है। अगर कंपनी को कोई भी लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको केवल उतना ही पैसा चुकाना है। ठीक है ना। और एक स्वामित्व हस्तांतरण भी ईजीली हो सकता है, और कंपनी में लाभ की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसलिए जितना लाभ ज़्यादा होगा, कंपनी का विस्तार भी अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेवर प्रबंध। कंपनी का जो प्रबंध है ना, पेशेवर लोगों के द्वारा किया। पेशेवर लोग हैं जैसे MBA करे हुए लोग हैं ना, वो लोग करते हैं। उनको कंपनी अच्छी सैलरी देती है ना, क्योंकि उनको विशिष्ट ज्ञान होता है ना। तो इस प्रकार से कंपनी जो है अपने प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करती है, यानी प्रबंधकों की नियुक्ति करती है। और प्रबंधक जो है के निर्णय जो होते हैं ना, संतुलित भी होते हैं, अच्छे होते हैं। कुशल प्रबंधक नियुक्त करने से कंपनी को लाभ होता है। यानी कहने का मतलब है, कंपनी का प्रबंध जो है पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, जबकि इसकी तुलना में एकल व्यापारी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है ना। पार्टनरशिप और एकल व्यापारी में तो वो खुद ही प्रबंध करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक आया है सीमाएं। सीमाओं यानी कंपनी की जो आलोचना है उसके बारे में। सबसे पहले निर्माण में जटिल। कंपनी का निर्माण के लिए समय भी चाहिए, प्रयत्न भी चाहिए, कानूनी आवश्यकताएं भी बहुत है, निर्माण की प्रोसेस भी बहुत है ना। तो इस प्रकार से इसका निर्माण करना थोड़ा जटिल होता है एकल व्यापारी और पार्टनरशिप की तुलना में। ठीक है। दूसरा है गोपनीयता की कमी। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को जो है कंपनी के जो रजिस्ट्रार है ना, कार्यालय में अनेक सूचनाएं देनी पड़ती हैं। जैसे ये सूचनाएं जो है जनसाधारण को भी उपलब्ध हो जाती है। तो कहने का मतलब है, गोपनीयता कमी का मतलब होता है कंपनी के जो अकाउंट से लेखे जोखे हैं वो प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आम जनता को भी इसकी जानकारी होती है, इसलिए गोपनीयता की कमी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवैयक्तिक कार्य वातावरण। स्वामी और प्रबंध में पृथकता होने से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें जो अधिकारीगण जो होते हैं ना, न तो प्रयत्न करते हैं, न व्यक्तिगत रूप से रुचि। कहने का मतलब है, शेयर होल्डर तो होते हैं स्वामी,
और जो प्रबंध करने वाले प्रबंधक होते हैं ना, उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। उनको पता है कि कंपनी में काम कितना भी करो, कम करो, ज़्यादा करो, उनको तो क्या मिलने वाली है, सैलरी। तो कई बार क्या है, वो व्यक्तिगत रूप से रुचि भी नहीं लेते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है, और एक है कि कंपनी के जो ग्राहक है और लेनदार, उनसे भी कंपनी के शेयर होल्डर का व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहता है। इसलिए ये अव्यक्तिगत वातावरण जो है कंपनी में बना रहता है। कहने का मतलब है, नहीं तो अधिकारी या प्रबंधक सही ढंग से काम करते कई बार, और एक ग्राहकों से भी डायरेक्टली जो है वार्तालाप या जो है नहीं हो पाती है। ठीक है। अनेकानेक नियम। कंपनी के संचालन में कई कानूनी प्रावधान और बाध्यता हैं। कंपनी अंकेक्षण, वोट देने, विवरण जमा करने और तैयार करने में अनेक जो है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। रजिस्ट्रार के पास, सेबी के पास, एक कंपनी लॉ बोर्ड के पास अनेक संस्थाओं के प्रमाण पत्र भी लेने पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है, कंपनी में कई ऐसे नियम लागू होते हैं जो पार्टनरशिप और एकाकी व्यापार में नहीं, यानी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना, और सरकार के भी नियम इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये भी एक दोष के रूप में है। अगला है निर्णय में देरी। कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक ढंग से निदेशक मंडल के माध्यम से होता है, जिसके बाद कंपनी के विभिन्न स्तर से उच्च, मध्यम, निम्न स्तर के प्रबंधक आते हैं। विभिन्न प्रस्तावों का संप्रेषण और अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण निर्णय लेने में क्या होती है, देरी हो जाती है। कहने का मतलब है कि अलग अलग स्तर है, अपने कोई भी निर्णय लेना हो तो सबको सूचना देनी पड़ती है ना। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी समय लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, डिसीजन लेने में वो देरी हो जाती है, जिससे कंपनी को नुकसान भी हो जाता है। अगला है अल्पतंत्रीय प्रबंधन। सिद्धांत केवल कंपनी की लोकतांत्रिक संस्था है, और जिसमें निदेशक मंडल स्वामी यानी कि अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना, अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं। परंतु व्यवहार में अधिकांश बड़े आकार के संगठनों में, जिनमें बड़ी संख्या में शेयर होल्डर होते हैं ना, तो स्वामियों का कंपनी के नियंत्रण एवं संचालन में बहुत कम हाथ होता है, क्योंकि अंशधारी पूरे देश में फैले हुए हैं। क्योंकि शेयर तो आज कोई भी खरीद सकता है देश में से, तो जगह जगह फैले हुए हैं, तो उनका बहुत कम नियंत्रण होता है। और कई बार मीटिंग वगैरह भी होती है ना, तो उनकी उपस्थिति भी बहुत कम होती है। तो क्या होता है, परिणाम इसका क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, उनको पूरी आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर आ नहीं पाते कई बार निर्णय में, डिसीजन जो भी है। तो इस प्रकार जो है, कई बार शेयर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, अंशधारियों के हितों के विरुद्ध भी कई बार निर्णय ले लेते हैं, और इससे कई बार शेयर होल्डर जो है प्रबंध से संतुष्ट भी नहीं होता है, और अपने अंशों को बेच भी देता है। क्योंकि अगर कंपनी के कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर वो अपने शेयर को बेच भी देता है ना। तो क्योंकि निदेशकों को सभी प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार होता ही है। यानी कहने का मतलब है, जो कंपनी का प्रशासन या शासन जो होता है ना, कुछ लोगों के हाथ में, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही होता है। अंशधारियों का इसमें कोई ज़्यादा जो है नियंत्रण वगैरह नहीं होता है। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, अंशधारी संतुष्ट नहीं होते और वो अपने जो है अपने स्वामित्व का हस्तांतरण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हितों का टकराव। कंपनी के विभिन्न अंशधारियों के हितों में टकराव हुआ। तो उदाहरण के लिए, कर्मचारी की रुचि किसमें होगी, ज़्यादा वेतन में। उपभोक्ता जो है कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं चाहेंगे, है ना, और सेवाएं चाहेंगे। अंशधारी चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनके अंशों का वैल्यू बढ़े। इस परस्पर विरोधी हितों को संतुष्ट करने में कंपनी के प्रबंध में अक्सर जो है आपस में जो समस्याएं जो है जन्म ले लेती है। कहने का मतलब है, हर जो कंपनी की जो हर वो है ना, चाहे कर्मचारी है, चाहे शेयर होल्डर है ना, सबको अपने अपने हित की लगती है, सब अपना हित साधते हैं ना, उनको दूसरों के हित से मतलब नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि टकराव की स्थिति भी आपस में आ जाती है, यानी परस्पर विरोधी भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये भी कंपनी का दोष है। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंपनी की जो लक्षण, लाभ और दोष का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट कंपनी के संबंध में अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।